बच्चों, वेलकम टू बॉटनी मास्टर क्लास एंड वी वर स्टडीइंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हमने अभी तक ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है। इनफैक्ट एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जहां पर ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है जो सब में होती है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट थी, और वहां पर हमें नेट एटीपी मिला था 8 एटीपीज। और हमने समझा था लास्ट वीक वाली क्लास में कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, कितने कितने मॉलिक्यूल स्पेंड होते हैं, कितने गेन होते हैं, और फिर नेट एटीपी कितने बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वहां पर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हमने लिखे थे, कौन से इरिवर्सिबल रिएक्शन है, कौन से रिएक्शन में वाटर आता है, रिलीज होता है, कहाँ से 2 मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाते हैं, किस रिएक्शन में NADH2 बनता है। तो जब ये सब बातें मैं बोल रही हूँ तो यू मस्ट बी रिकैपिंग ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड, दैट आई अज्यूम। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि नाउ व्हाट नेक्स्ट हैपन। तो लास्ट क्लास में हमने लिंक रिएक्शन भी एक पढ़ा था। लेट अस फर्स्ट देन रिवाइज वंस अगेन व्हाट इज लिंक रिएक्शन, देन वी विल मूव टू क्रेब्स साइकिल। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। सो लिंक रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो ये सारा क्रेब्स है, लिंक है, ये बेसिकली हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स व्हिच इज द ग्राउंड मटेरियल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये लिंक रिएक्शन अब पायरुविक एसिड को किसी और फॉर्म में बदल देता है, और वो फॉर्म बाकी जो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम प्रेजेंट हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, उसे वो एज अ सबस्ट्रेट लेते हैं और कई सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो पहले लिंक रिएक्शन को और भी हमने दूसरे नाम दिए थे, दैट वाज गेटवे रिएक्शन ऑल्सो। और इस रिएक्शन में जो प्रोसेस है उसमें डीकार्बोक्साइलेशन हो रहा है, CO2 बाहर जा रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन था है, और ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस से वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक इंटरमीडिएट एसीटेट बना, फिर NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होकर के, यानी कि ये H यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज का भी योगदान है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, यानी कि पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज, राइट। पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज के आने से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा NADH2 भी बन रहा है, एंड प्लस जो एसिटाइल कोएंजाइम है दैट इज 2 कार्बन, और ये CO2 निकलने से एक कार्बन का रिड्यूस हो गया, यानी कि अब 3 से वो 2 कार्बन है। So this process is also known as oxidative decarboxylation. This is oxidative decarboxylation, right? और यहाँ पर dehydrogenase भी है, तो this enzyme which help in this reaction or catalyzes this reaction is a complex which is pyruvic acid or pyruvate dehydrogenase decarboxylase complex। यानी यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्साइलेशन एंड ऑल्सो देयर इज रिडक्शन। एक और मॉलिक्यूल भी यहाँ पर हेल्प करने आता है फॉर द रिडक्शन प्रोसेस, दैट इज TPP, and that is thymine pyrophosphate. So what we have now is the acetyl coenzyme A, and what we have here as in the form of ATP is the oxidative phosphorylation, यानी लिंक रिएक्शन में जो ATP बनेगा वो वहीं पर ही सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वहां नहीं बन रहा है, इसलिए ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ही ATP बनेगी, यानी कि जो NADH2 बन रहा है वो अभी इन्वेस्टमेंट के तौर पे बना है, और ये आगे जा करके जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
है वहां पर इट विल फॉर्म 3 ATPs। तो हम यहाँ पर ATP का अनुमान लगा सकते हैं कि इफ इट इज फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देन इट हैज टू बी 2 NADH2, क्योंकि पायरुविक एसिड भी 2 हो जाएंगे। इसलिए 2 पायरुविक एसिड से जो 2 NADH2 बनेंगे वो हर NADH2 3 ATP बना रहा है। तो इस रिएक्शन में हमको 1 ग्लूकोज पायरुविक एसिड, पायरुवेट या पायरुविक एसिड पहले भी हम मेंशन कर चुके हैं, एक ही बात है, पायरुवेट 8 लग जाता है तो वो उसी का आयनिक फॉर्म है, 2 पायरुविक एसिड और molecules, and that when undergo this process to form acetyl coenzyme A, ये भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 2, तो 2 NADH2 बन रहा है and that will be equivalent to 6 ATPs. So link reaction में we get 6 ATPs, but not here, it is coming from the process of OLP. OLP लास्ट क्लास में हमने अब्रिविएशन किसके लिए रखा था, ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन के लिए, राइट। अब लिंक रिएक्शन से अब हमारे पास वो मॉलिक्यूल आ गया है विच इज 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के एंजाइम अब पहचानेंगे जो कि क्रेब्स साइकिल को शुरू करवाएगा। सो सिट्रेट सिंथेटेज इसे पहचानता है और इसी से ही पहला जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज सिट्रेट। इसीलिए इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं और TCA भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड साइकिल। Krebs cycle has come from the scientist who discovered the cycle in the flight muscles of bird, and that was Hans Krebs। क्योंकि फ्लाइट मसल्स में अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया होती है and mitochondria में ही Krebs cycle is present, so it is a very good part to study about the Krebs cycle, muscles of bird, pigeon in fact, and why, because यहाँ पर क्या present है, there are abundant mitochondria। और TCA के लिए हमने क्या लिखा है, ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड साइकिल। पहला जो इंटरमीडिएट है इज सिट्रिक एसिड, दिस इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड यस द साइट वेयर इट इज टेकिंग प्लेस इज mitochondria. Now let's see what is happening in this Krebs cycle. Citrate, now we have acetyl coenzyme जो लिंक रिएक्शन से आ गया, 2 कार्बन होते हैं इसमें। इससे सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में यहाँ पर सिट्रेट बन रहा है एंड इन सिट्रेट देयर आर 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि ये कितने कार्बन एसिड है, 6 कार्बन। सिट्रेट और यू कैन ऑल्सो कॉल सिट्रिक एसिड, right? Again I am repeating, citrate is not different from citric acid, is just the ionic form. Then you have aconitic acid, cis aconitic acid or cis aconitate or aconitase enzyme, aconitase enzyme in fact, यहाँ पर water comes out, dehydration, water comes out, right? उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बाद में काउंट करने में आसानी होगी। देन वी हैव अनदर रिएक्शन जहां पर वाटर एड अप हो रहा है, अगेन इट इज एन एकोनिटेज रिएक्शन और यहाँ पर आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट इज अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, हियर ऑल्सो 6 कार्बन, राइट। तो अभी यहाँ पर 6 कार्बन कार्बोक्साइलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स कंटिन्यू हुए हैं अभी तक। देन वी हैव आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज। जब डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आता है, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर NAD से NADH2 या इसका उल्टा ऐसा कुछ हो रहा होगा, जहां काइनेज आते हैं वहां ATP का आदान प्रदान हो रहा होगा। तो इसलिए इन रिएक्शन, इन एंजाइम्स की खासियत को ध्यान रखते हुए we now see what is happening here, right? It has to be NAD,
right? So NADH2 is forming, but there is one more thing which is happening, and that is the carbon dioxide. यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ रही है, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये एक डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन भी है, जिसमें कि CO2 का बाहर आना दिखाई दे रहा है, राइट? तो अब हमारे पास CO2 के बाहर आने की वजह से कार्बन नंबर डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ से यहाँ पर ये जो नेक्स्ट आपका एसिड या प्रोडक्ट बना इस वाले रिएक्शन में, दैट विल बी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, एंड नाउ द नंबर ऑफ कार्बन्स आर रिड्यूस्ड। 6 कार्बन की जगह पर अब कितने हो गए हैं? 5 कार्बन। सो एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन पूछा जाता है, फर्स्ट डाइकार्बोक्साइलिक acid with 5 carbon is alpha ketogluteric acid और alpha ketoglutarate, और इसका बहुत importance भी है in the synthesis of different amino acids. Then alpha ketoglutarate dehydrogenase. Let's also mark the NADH2 here. Okay, so NADH2, let's mark this, we have this also is formed, right? Then we have another, यहाँ पर ठीक है NADH2 लिखा, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज से भी डिकार्बोक्साइलेशन हुआ, सो यहाँ पर भी देयर इज दिस डिकार्बोक्साइलेशन टेकिंग प्लेस, तो इस प्रोसेस को भी हम यहाँ पे डिकार्बोक्साइलेशन मार्क कर देते हैं, राइट? डीकार्बोक्साइलेशन, ये भी एक डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन है, और यहाँ पर भी CO2 आ रही है बाहर, रिलीज हो रही है, और यहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यानी कि वी आर गेटिंग NADH2 एज वेल, राइट? नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर भी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, तो यू मस्ट बी थिंकिंग करेक्टली कि यहाँ पर भी अब देयर विल बी नो मोर 5 कार्बन, एंड यहाँ से अब ये कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो पहला 4 कार्बन इस पर्टिकुलर, लेट्स राइट 4 कार्बन, नॉट हियर, इन फैक्ट हियर। तो फर्स्ट 4 कार्बन एसिड इज सक्सीनेट और सक्सीनिक एसिड, ओके, यहाँ से 4 कार्बन स्टार्ट हो गया, देन हियर आल्सो इट विल बी 4 कार्बन। नाउ सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज इज हियर, नॉट काइनेज, और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल पे एटीपी बन रही है, एज यू कैन सी कि एडीपी एंड एटीपी conversion is taking place, right? So you have substrate level ATP. इसकी जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि GDP present हो, GTP which later on G is replaced by ATP, but है ये कैसा? It is, yes, it is substrate level phosphorylation. ये वाले जो हैं obviously ये ऑक्सीडेटिव लेवल पे होगा, ये वाला भी ऑक्सीडेटिव लेवल पे होगा, यानी कि ETS में जाकर के बनेगा ATP यहाँ से। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज सक्सिनेट विच इज 4 कार्बन। अब यहाँ पे आता है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, बट यहाँ पर जो डिहाइड्रोजनेशन है वहां पर NADH2 की जगह पे देयर इज समथिंग एल्स विच इज कमिंग, एंड दैट इज FADH2, right? So let's mark here as FADH2. FADH2 NADH2 से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि FADH2 3 ATP नहीं देता है, FADH2 से भी ATP OLP के द्वारा ही बनेगा, यानी कि ऑक्सीडेटिव लेवल, and each FADH2 gives 2 ATP instead of 3 ATP as in the case of NADH2. NADH2 के केस में 3 ATP बनते हैं ऑक्सीडेटिव लेवल से, यहाँ पर 2 ही बनेंगे फ्रॉम FADH2। फ्यूमरेट के बाद
भी this same 4 कार्बन ही कंटिन्यू रहता है. So we have again 4 carbon and that is fumaric acid or fumarate. Then there is fumarase present. और fumarase का काम है कि ये फ्यूमरेट को मैलेट या फ्यूमरिक एसिड को मैलिक एसिड में चेंज कर देता है. एंड अगेन दिस इज 4 कार्बन itself, but here there is water which is taken in and we have malate. मैलिक एसिड से या मैलेट से मैलिक एसिड से अगेन ऑक्सैलोएसीटेट बनता है which is again 4 carbon. So we have 4 carbon this also, right? And oxaloacetate में भी जो dehydrogenase है that is coming and we have again NADH2 जो कि देगा आगे जा करके ATP during PTS, right? तो यहाँ पे भी it will go through oxidative. Then there is again coming back to the first intermediate, that is acetyl coenzyme A and then citrate, that is citric acid. So अब this whole यहाँ पर isocitrate lyase भी आ जाता है बीच में, glyoxylate से direct malate synthetase बन जाता है, but synthetase से malate बन जाता है. मतलब there can be intersections also, but this is a complete citric acid cycle. अब इसमें what all we have to remember, we have to see how many are the dehydrogenation reaction in the Krebs cycle, right? So let's mark it as, तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस कौन कौन से हैं जहां पर NADH2 या FADH2 बन रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज डिहाइड्रोजनेशन. सो इट इज, लेट्स से फर्स्ट, लेट्स पुट इट इन दैट वे विद सम अदर कलर, लेट्स से तो 1 dehydrogenation reaction, right? Then we have second one, then we have the third one, and we have the fourth, यानी कि 4 dehydrogenation reaction present है. How many substrate level? Substrate level is only one SLP, right? But mind you, we are doing this or we are writing this number of molecules in for one acetyl coenzyme, right? For one pyruvic acid, right? ये सब डबल हो जाएगा जब हम ग्लूकोज की बात करेंगे. ओके, तो पहले हम लिखते हैं, लेट्स कम वन बाय वन, इजी से शुरू करते हैं. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है? तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर वैसे for one acetyl coenzyme A molecule is 1 ATP, right? We have ATP, right? One molecule. One glucose के लिए it will be 2 ATPs, right? Fine, very obvious, क्योंकि 2 acetyl coenzyme हो जाएंगे. Oxidative level phosphorylation say, so we have 4 dehydrogenations, very well marked. 4 dehydrogenations हैं जिसमें से 3 NADH2 हैं and 1 FADH2 है, right? We know that each molecule of NADH2 by OLP, oxidative phosphorylation, level phosphorylation से 3 ATP बनाता है. तो 3 NADH2 अगर हैं, यानी for one glucose that will be total
9 ATPs. And here एक FADH2 2 ATPs बनाता है by OLP, right? So for two molecules, यानी कि we have two molecules. अब हम किसके लिए कर रहे हैं, ये एक ग्लूकोज के लिए, right? तो ये हमने जो पहले लिखा था that is for 1 acetyl coenzyme है. ये हम किसके लिए कर रहे हैं, for a glucose molecule, ठीक. So we have 4 ATPs. अगर हम सिर्फ ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन से नंबर ऑफ एटीपीज लिखते हैं, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन पे कितने हो जाएंगे, वी हैव total we have to put 2 here, one glucose if we are doing, then we have to put, ये क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए था तो we have to add 2, right? तो नंबर ऑफ एटीपीज अगर हम देखते हैं सिर्फ एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए अभी फिलहाल, तो हमारे पास टोटल एटीपीज आते हैं 9 plus 2. Let's do it in an easy way. Let's not go for this. Not glucose. First, let's calculate for 1 acetyl coenzyme. Okay. तो एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए 1 acetyl coenzyme A molecule. तो 9 ATPs और यहाँ पर there will be 2 and that will be total 11 ATPs, right? But for 1 glucose now, so 1 glucose के लिए जो ATP है that has to be double and that is 22 ATPs, right? तो अब total energy produced का मतलब है that we are going to write both OLP and SLP, यानी सबस्ट्रेट लेवल पर कितना बना था और ऑक्सीडेटिव पे. That means substrate level phosphorylations and the oxidative level. Substrate level पे 1 acetyl coenzyme A के लिए you have 1 ATP and for OLP it's 11 ATPs. For 1 glucose you have SLP यानी substrate level 2 ATPs and OLP you have again that is 22 ATP. So total energy produced for 1 glucose is 24 ATPs और यहाँ पे it's 12 ATPs for 1 acetyl coenzyme A. Fine. अब यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशंस. ये नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशंस सिर्फ क्रेब्स साइकिल में पूछे जा रहे हैं, इन क्रेब्स साइकिल. सो व्हाट विल बी योर आंसर, दैट हम पहले भी लिख चुके हैं कि कितने हैं वो डिहाइड्रोजनेशंस. टोटल 4 डिहाइड्रोजनेशंस प्रेजेंट होते हैं जिसमें से 3 रिएक्शंस प्रेजेंट हैं जिसमें से कि 3 NADH2 है and 1 is FADH2.
Number of decarboxylations present in Krebs cycle. Yeah, that's the same one. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपसे अगर पूछा जाता है नंबर ऑफ डिहाइड्रोजनेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यू विल काउंट लिंक रिएक्शन प्लस Krebs cycle, right? So you will be then counting as one dehydrogenation reaction, यानी कि जो NADH2 बनता है कहाँ पर, in the link reaction, and plus 4 dehydrogenation reaction जो कि बनता है होता है Krebs cycle में. So माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कीप इन माइंड टोटल डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको दोनों ध्यान में रखने, लिंक रिएक्शन भी एंड Krebs साइकिल के डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी. So total dehydrogenation reaction or the dehydrogenation reactions present in the mitochondria or taking place in the mitochondria are 5. 1 link reaction and 4 dehydrogenation of Krebs cycle. Number of decarboxylation in mitochondria. आपको याद हो, एक बार फिर से दिखा देते हैं. लिंक रिएक्शन में एक डिकार्बोक्साइलेशन होता है 3 कार्बन से 2 कार्बन तक, ओके. एंड यहां पर वी हैव वन दिस CO2 वन दिस CO2, तो यानी कि 2 डिकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन कहां पर है, Krebs साइकिल में. सो लेट्स राइट इट डाउन. नंबर ऑफ decarboxylations in mitochondria, so you will count link reaction, अगेन माइटोकॉन्ड्रिया बोला है, प्लस Krebs के डिकार्बोक्साइलेशन रिएक्शंस. Krebs cycle, ओके. तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, लिंक रिएक्शन से इज 1 डिकार्बोक्साइलेशन और Krebs का 2 डिकार्बोक्साइलेशन, राइट. यानी कि देयर हैज टू बी 3 decarboxylation reactions total in mitochondria, including the link reaction. So total energy produced in mitochondria. Let's write down one more thing here. Total लिख लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या हमने देख, 5 dehydrogenations and 3 decarboxylation. ये हो रहा है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया. तो कीप इन माइंड अगर माइटोकॉन्ड्रिया पूछा है तो आपका आंसर लिंक रिएक्शन को इंक्लूड करके आएगा, राइट. If it is specifically Krebs cycle, then obviously you have to answer with respect to Krebs cycle. Now total energy produced in mitochondria. Again in mitochondria, तो you will take into consideration link reaction. तो link reaction में हमारे पास एक एसिटाइल कोएंजाइम A बनाने के लिए NADH2 एक बना था, राइट. प्लस लेट्स से Krebs साइकिल में we had again 3 NADH2 plus 1 FADH2, right. But for 1 glucose, right, for 1 glucose it has to be link reaction में there are 2 NADH2 यानी कि 6 ATPs plus this whole will be
22 ATPs। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी बोला है, सो ये नहीं बोला है कि OLP या SLP, सो वी विल टेक द ATP एज वेल। तो ये तो आ गया हमारा 22 and that will be again 2 ATPs by, so total in mitochondria what we have will be 30 ATPs in the mitochondria which is produced। अब 30 ATPs में 8 और प्लस हो जाएगा, क्यों? अगर हम टोटल एरोबिक ATP आउटपुट करें तो ग्लाइकोलाइसिस को भी ऐड करेंगे एंड दैट हैज टू बी 38 ATPs, right? So in Krebs cycle there is a simple way, and also you have to see that how many 6 carbon are there. There are 3 intermediates, 3 intermediates हैं जो कि 6 कार्बन के हैं। अल्फा KGA एकमात्र है, that is the only one 5 कार्बन एसिड। उसके बाद जितने भी आते हैं, that is how many are there after that? There are 1 2 3 4 5, right? 5 उसके बाद जो एसिड्स हैं they are 4 कार्बन। तो क्रेब्स साइकिल में कितने कार्बन वाले एसिड हैं? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का स्पेशल, वाई? क्योंकि वो एक सिंगल 5 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस आपने याद रखने हैं, कौन से हैं, किस किस के बीच में हैं। डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शंस कितने हैं, किसके बीच में हैं। एंड टेक केयर कि ATP एक पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए पूछा गया है या 1 ग्लूकोज के लिए पूछा है। अगर 1 ग्लूकोज के लिए है देन यू हैव टू डबल एवरीथिंग, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। टेक केयर कि वो ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन है या सबस्ट्रेट लेवल है। अगर ऑक्सीडेटिव है तो यू विल ओनली काउंट द डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, और अगर वो सबस्ट्रेट लेवल है तो ओनली सबस्ट्रेट लेवल वाला जिसमें कि ATP बन रही है, दैट इज बिटवीन द सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड सक्सिनेट, राइट? और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा है, क्रेब्स में, दैट इज अनदर पॉइंट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में आपसे पूछा है, चाहे वो एनर्जी हो, डीकार्बोक्साइलेशन हो, डिहाइड्रोजनेशन हो, यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल से लाओगे, और बहुत ध्यान से देखना है कि वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ OLP पूछा है या टोटल पूछा है, एंड दैट्स हाउ योर आंसर विल बी वेरिंग। सो क्रेब्स साइकिल में we have 24 ATPs for 1 glucose molecule, 6 we can add from the link reaction and 8 we can add from the glycolysis, so total we have 38 ATPs। so Krebs cycle से 30 जो आपके ATPs हैं वो 24, and in mitochondria there are total 30 ATPs जो कि link reaction include करते हैं। Then also it is now known that Krebs cycle is not only catabolic, it is not only forming intermediates, इसमें लेना और देना दोनों होता है, इसलिए इसका नेचर एम्फीबॉलिक माना जाता है, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट्स कहीं बीच में से जाके कुछ पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस में मदद करते हैं, और कुछ बायोमोलिक्यूल्स कैटाबोलाइज होकर के इंटरमीडिएट्स कुछ बन जाते हैं और इसमें एंट्री कर जाते हैं। इसका कि सिंपल सा एग्जांपल एक हम ले लेते हैं कि जैसे बहुत सारे जो एमिनो एसिड्स हैं वो एमिनो एसिड्स से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है, और ये अल्फा KGA जो इनके पॉलीपेप्टाइड के ब्रेक करने से इस सबसे बनेगा, ये यहाँ पर इस लेवल पे एंट्री कर सकता है। सिमिलरली एसिटाइल कोएंजाइम में सिर्फ लिंक रिएक्शन से नहीं, फैट्स के बीटा ऑक्सीडेशन से भी आता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन से जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो भी एंट्री करेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, क्योंकि
citrate तो पहचान ही लिया जाएगा by the enzyme, and then फैटी एसिड सिट्रेट जाता है, कोलेस्ट्रॉल सिट्रेट जाता है बनाने, ऐसी सक्सिनाइल कोएंजाइम में पोरफायरिन बनाने जाता है, बट आइसोल्यूसाइन, मेथियोनाइन और वैलीन से ये वापस भी आ जाता है, एंड ऑड चेन फैटी एसिड से भी सक्सिनाइल कोएंजाइम में मिलता है. सो दैट इज हाउ these things are taking place. Also, there is one special enzyme in matrix which is also membrane bound. तो Krebs cycle में एक एंजाइम है जो कि ETS और Krebs cycle में आगे आपको कॉमन मिलेगा एंड membrane bound होता है, and that is succinic acid dehydrogenase. This one. तो यहाँ पर इसकी ये विशेषता है कि ये जो एंजाइम प्रेजेंट है, विच वन, दैट इज सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजनेज, शॉर्ट में इसे बोलते हैं SDH, दैट इज सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम. ये एकमात्र एंजाइम है विच इज मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि क्रेब्स साइकिल में बाकी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इन द मैट्रिक्स, बट सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, दैट इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, और ये कॉमन है बिटवीन ETS, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है, और जो हमारा अगला प्रोसेस है जो सेलुलर रेस्पिरेशन को कंप्लीट करता है, दैट इज ETS, वो होता है मेम्ब्रेन में, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और वहां पर SDH भी कंट्रीब्यूट करता है. तो इट इज कॉमन बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आते हैं. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल. It is taking place in mitochondrial matrix, and we have seen how ATPs are being calculated, and then we have also seen its amphibolic nature, and then after that ETS जो process है, that we will see in the next class. Till then, revise thoroughly the chapter and remember the minute points.